अपने दुख मुझे दे दो। राजिंदर सिंह बेदी। शादी की रात वो बिल्कुल न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शॉल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिस्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात में जगाया गया तो वो हड़बड़ा रहा था। कहाँ कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शोहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वो खुद रस बस चुकी थीं और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थीं। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा है, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें मांगनी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामते आमाल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फूंकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वो हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता था। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंबा है वो, जिसे कान लगाने से उसके अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वो ठिठक गया जब उसने सोचा कि इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूं। शॉल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते ही उसने फर्ज कर लिया कि वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था कि वो आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वो भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ठोड़ी तक पहुंचते हुए आम तौर पर चेहरा लंबोतरा हो जाता है, लेकिन यहां तो सभी गोल था। शायद इसलिए चांदनी की तरफ गाल और होठों के बीच एक साएदार खो सी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब टीलों के बीच होता है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघरियाले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वो देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही हूं हां करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी की सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वो अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयारो मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आई हुई सी सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा, फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वो थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदतें, सभी का जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिक के आरिजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रही। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में च्यूटियों के बिल पर सोते रहे,
اور آخر ایک دن 28 مارچ کی شام کہہ کر مدن چپ ہو گیا. چند ہی لمحوں میں وہ رونے سے ذرا ادھر اور گھگھی سے ذرا ادھر پہنچ گیا. اندو نے گھبرا کر مدن کا سر اپنی چھاتی سے لگا لیا. اس رونے نے پل بھر میں اندو کو اپنے پن سے ادھر اور بیگانے پن سے ادھر پہنچا دیا. مدن اندو کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا، لیکن اندو نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں جی، پر ماں باپ دیکھے ہیں، بھائی اور بھابیاں دیکھی ہیں، بیسیوں اور لوگ دیکھے ہیں، اس لیے میں کچھ سمجھتی بوجھتی ہوں کہ میں اب تمہاری ہوں اور اپنے بدلے میں تم سے ایک ہی چیز مانگتی ہوں. روتے وقت اور اس کے بعد بھی ایک نشہ سا تھا. مدن نے کچھ بے صبری اور دریا دلی کے ملے جلے شبدوں میں کہا، کیا مانگتی ہو؟ تم جو بھی کہو گی میں دوں گا. پکی بات؟ اندو بولی. مدن نے کچھ اتاولے ہو کر کہا، ہاں ہاں کہا جو پکی بات. لیکن اس بیچ میں مدن کے من میں ایک وسوسہ آیا، میرا کاروبار پہلے سے ہی مندہ ہے، اگر اندو کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میری پہنچ سے ہی باہر ہو تو پھر کیا ہوگا. لیکن اندو نے مدن کے سخت اور پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے ان پر اپنے گال رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے دکھ مجھے دے دو. مدن سخت حیران ہوا، ساتھ ہی اپنے آپ پر ایک بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہوا. اس نے چاندنی میں ایک بار پھر اندو کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ جان نہ پایا. اس نے سوچا یہ ماں یا کسی سہیلی کا رٹایا ہوا فکرہ ہوگا جو اندو نے کہہ دیا. جبھی یہ جلتا ہوا آنسو مدن کے ہاتھ کی پشت پر گرا. اس نے اندو کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، دیے. لیکن ان سب باتوں نے مدن سے اس کی بہیمیت کو چھین لیا تھا. مہمان ایک ایک کر کے سب رخصت ہوئے. چکلی بھابھی دو بچوں کو انگلیوں سے لگائے سیڑھیوں کی اونچ نیچ سے تیسرا پیٹ سنبھالتے ہوئے چل دی. دریاباد والی پھوپھی جو اپنے نولکھے ہار کے گم ہو جانے سے شور مچاتی وابیلا کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جو غسل خانے میں پڑا ہوا مل گیا تھا، جہیز میں سے اپنے حصے کے 3 کپڑے لے کر چلی گئی. پھر چاچا گئے جن کو ان کے جے پی ہو جانے کی خبر تار کے ذریعے ملی تھی، اور جو شاید بدحواسی میں مدن کی بجائے دلہن کا منہ چومنے چلے تھے. گھر میں بوڑھا باپ رہ گیا تھا اور چھوٹے بھائی بہن. چھوٹی دلاری تو ہر وقت بھابھی کی ہی بغل میں گھسی رہتی. گلی محلے کی کوئی عورت دلہن کو دیکھے یا نہ دیکھے، دیکھے تو کتنی دیر دیکھے، یہ سب اس کے اختیار میں تھا. آخر یہ سب ختم ہوا اور سب کچھ آہستہ آہستہ پرانا ہونے لگا. لیکن کاکا جی کی اس نئی آبادی کے لوگ اب بھی آ جاتے. مدن تو اس کے سامنے رک جاتے اور کسی بھی بہانے سے اندر چلے جاتے. اندو انہیں دیکھتے ہی ایک دم گھونگھٹ کھینچ لیتی، لیکن اس چھوٹے سے وقفے میں کچھ دکھائی دے جاتا، بنا گھونگھٹ کے جو دکھائی ہی نہ دے سکتا تھا. مدن کا کاروبار گندے بروزے کا تھا. کہیں بڑی سپلائی والے 2-3 جنگلوں میں چیڑ اور دیودار کے پیڑوں کو جنگل میں آگ نے آ لیا تھا اور وہ دھڑا دھڑ جلتے ہوئے خاک سیاہ ہو کر رہ گئے تھے. میسور اور آسام طرف سے منگایا ہوا بروزہ مہنگا پڑتا تھا اور لوگ اسے مہنگے داموں میں خریدنے کو تیار نہ تھے. ایک تو آمدنی کم ہو گئی تھی، اس پر مدن جلدی ہی دکان اور اس کے ساتھ والا دفتر بند کر کے گھر چلا آتا. گھر پہنچ کر اس کی ساری کوششیں یہی ہوتی کہ سب کھائے پئیں اور اپنے اپنے بستروں میں دبک جائیں. جب وہ کھاتے وقت خود تھالیاں اٹھا اٹھا کر باپ اور بہن کے سامنے رکھتا اور ان کے کھا چکنے کے بعد جھوٹے برتنوں کو سمیٹ کر نل کے نیچے رکھ دیتا، سب سمجھتے کہ بہو بھابھی نے مدن کے کان میں کچھ پھونکا ہے اور اب وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینے لگا ہے. مدن سب سے بڑا تھا، کندن اس سے چھوٹا اور پاشی سب سے چھوٹا. جب کندن بھابھی کے سواگت میں سب کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے پر اصرار کرتا تو باپ دھنی رام وہیں ڈانٹ دیتا، کھاؤ تم، وہ بھی کھا لیں گے، وہ کہتے، اور پھر رسوئی میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا. اور جب بہو کھانے پینے سے فارغ ہو جاتی اور برتنوں کی طرف متوجہ ہوتی تو بابو دھنی رام اسے روکتے ہوئے کہتے، رہنے دے بہو، برتن صبح ہو جائیں گے. اندو کہتی، نہیں بابو جی، میں ابھی کیے دیتی ہوں جھپاکے سے. تب بابو دھنی رام ایک لرزتی ہوئی آواز میں کہتے، مدن کی ماں ہوتی بہو تو یہ سب تمہیں نہ کرنے دیتی. اور اندو ایک دم اپنے ہاتھ روک لیتی. چھوٹا پاشی بھابھی سے شرماتا تھا، اس خیال سے کہ دلہن کی گود جھٹ سے ہری ہو. چمکی بھابھی اور دریاباد والی پھوپھی نے ایک رسم میں پاشی کو ہی اندو کی گود میں ڈالا تھا، جب سے اندو اسے نہ صرف دیور بلکہ اپنا بچہ سمجھنے لگی تھی.
जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता, देखता और हंसता रहता, पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जा ना, भाभी प्यार करती हैं, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी दुलारी तो पीछा ही न छोड़ती उसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी। इसके इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चूड़ियां, मांग का सिंदूर, कानों के करंट फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा और एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बेमां की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदु ने उसे एक ऐसे बिस्तर पर सुला दिया जहां सिराने ही सिराने, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पायती थी न काट के बाजू। चोट तो एक तरफ, कहीं को चुभने वाली कोई चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थीं और मजा भी दे रही थीं। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड्ढे पड़ते थे। इंदु ने इन गड्ढों का जायजा लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गड्ढे पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की ही तरह कहा, गड्ढे तो तुम्हारे भी पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूं एक तरह से अच्छा ही है। क्यों? अच्छा क्यों है? इंदु ने पूछा। हाँ, न ओगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता। इंदु ने एकाएक खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो। आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगड़े भले, जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खीसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे ढीठ और बेशर्म बना दिया था, लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुआंसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु के लोरी की आवाज सुनाई दी, तू आ निंदिया रानी, बोराई मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद को भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से खामख्वा एक मुर्दे का तसव्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठाकर अगले मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है कि लोगों, मैं लुट गई। अब उसे अपने दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं। मांग का सिंदूर, बालों के फूल, चूड़ियां, जज्बात और ख्यालात सभी के तोते उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकायक की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी और एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया, उससे बीसियों बातें कर डाली, यूं उससे प्यार किया जैसे अब तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी। इंदु एक ऊंघ सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिप्ते की भैंस मुंह के पास फूंकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा और फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए 2-3 जमाइयां लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सलवटें सीधी करने से खनक उठी तो वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था।
प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया। जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गई? हाँ। मर गई मुन्नी? इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम! उसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी है। हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही ननन। और एकदम तहकुमाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों? उसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कहा। वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा, जब देखो जोंक की तरह चिमटी हुई है, दफा ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहनों और बेटियों को यूं नहीं धुतकारना चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चल ही देंगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन और चचा भी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगी, जैसे घर में कोई बड़ी सी बाम्बी है जिसमें कोई नागिन रहती है और जब तक वो पकड़कर फेंकवाई नहीं जाती घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए और बड़े धतूरे और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी जिसमें गोटे किनारी में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बुझती हुई शहनाई बीन की आवाज मालूम होती थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ बर अफरोगदगी के आलम में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही की इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हाँ, इंदु ने इस बात में कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब मैं? दिखावा है ये सब। हाँ। अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर में चली गई और सिरहाने में मुंह छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने ही वाला था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शोहराना रौब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ, जाके सो जाओ। मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है, इंदु बोली, और वो भी जिंदगी भर लेना है। वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था तो वो उसको और लिपट लिपट जाती। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने के बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हो। चुटकियां लेते हुए हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहोगे? हाँ, वो तो सभी औरतें होती है। ठहरो, तुम्हारी तो। यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन की बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते हैं, क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एकाएक कहीं दूर देखती हुई बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना, इंदु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक न खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब ही मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं मुन्नी बैठी है और वो खो सा गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब न दिया तो उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। हैं? मदन ने चौंकते हुए कहा, जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहां एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी।
इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन कहकहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता। मदन की निगाहों और उसके हाथों के दुशासन सदियों से द्रौपदी का चीर हरण करते आए थे, जो कि हरफ आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज, कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहां गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी। इज्जत और पाकीजगी की एक सफेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वो देवी लग रही थी, और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वो उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच में झांकता इंदु का मरमरी जिस्म खुशरंग और गुदाज सामने पड़ा होता। इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, सब क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं और बड़े अनजान बनते हैं। इसी दौरान बाबू धनीराम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहां वो रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला था कि 8 कुनबे उसमें रह सकते थे, लेकिन बाबू धनीराम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए पड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी। आखिर जिंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। 12 में गर्मी की छुट्टियां हुईं। उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया चमक उठी। कहाँ उनके दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी, और कहाँ अब काम ही काम। बच्चे बच्चों की ही तरह जहां तहां कपड़े उतारते हैं वहीं पड़े रहने देते, और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसाई हुई रती इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गाय बाहर की तरफ मुंह उठा उठाकर अपने मालिक को ढूंढा करती हो। काम वाम करने के बाद वो कभी अंदर टरंकों पर लेट जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास, और कभी आम के पेड़ तले जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे हुए था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में बाहर का दरीचा खुलता तो कंवारियां, नई ब्याई हुई लड़कियां पेंग बढ़ाते हुए गाती, झूला किन्ने डारो रे अमरैया, और फिर गीत के बोल के मुताबिक 2 झूलती और 2 झुलाती, और कहीं 4 मिल जाती तो भूल भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वो भी उनमें शामिल हो गई है। जब ही वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे उठाने या जगाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौका न पाकर उस शलवार को जो बहू धोती से बदल आती है और जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती है, उठाकर खूंटी पर लटका देते। ऐसे में इन्हीं सबसे नजरें बचाना पड़ती। लेकिन अभी शलवार को समेटकर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के महरम पर पड़ जाती। तभी उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो शिताबी कमरे से निकल भागते, जैसे सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगती, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए अमी चंद की माँ, शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहां दिख के आरिजे थे, दवाई की शीशियां, अस्पताल की सीढ़ियां या च्यूटियों के बिल। निगाह करीब आती तो मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में, जांग पर, गर्दन पर चढ़ते उतरते महसूस होते, और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूल्हे छत के साथ लग रहे थे, और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है, और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है न कोई छोटा, सभी एक से जुड़वा,
ओम नमो भगवते। आस पास के सब लोग जान गए थे कि इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनांचे दूध और छाछ के मटके धनीराम के घर आने लगे। और फिर एक दिन सलाम दीन गूजर ने फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीबी मेरा बेटा आरएमएस में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलाम दीन का बेटा नौकर हो गया, वो भी सार्टर, जो न हो सका उसकी किस्मत। आसामियां ज्यादा न थीं। बहू के खाने पीने और उसकी सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बालाई में फेंट ग्लास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी, मुझसे दूध नहीं पिया जाता। तेरा तो ससुर भी पिएगा, वो मजाक से कहते। तो फिर आप पी लीजिए ना, इंदु हंसती हुई जवाब देती और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़ते। तू चाहती है कि बाद में तेरी हालत भी वही हो जो तेरी सास की हुई? इंदु लाड से रूठने लगी। आखिर क्यों न रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई न हो, लेकिन यहाँ मनाने वाले सब थे और रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से ग्लास न लेती तो वो उसे खटिया के पास सिराने के नीचे रख देते और कहते, ले ये पड़ा है, तेरी मर्जी है तो पी, नहीं मर्जी है तो न पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनीराम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगते। दुलारी को बाबूजी के नंगे पिंडे के साथ पिंडा घुसाने और फिर पेट पर मुंह रखकर फनकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। अभी ये फिक्रा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से हुश है खशम खानी की आवाज आने लगती। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर गट गट सी सुनाई देती और सब जान लेते कि बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी भाभी रो रही हैं। हैं? बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा तू सो जा, वो भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनीराम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और अपने मन में भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक हा हो हू की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है, और रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने से 20-25 रोज ही में मदन ने वाबेला शुरू कर दिया। उसने लिखा कि मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूं, मुझे कब्ज हो गई है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी को एक दूसरे से तस्दीक की चिट्ठी लिखवाकर भेजी। जब उस पर भी कुछ न हुआ तो एक डबल तार जवाबी भिजवाया। जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात न की। ये दुख भी इंदु का ही था। एक दिन मदन को अकेले पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से कमीनी। यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है? हाँ, हटाओ अब, खबरदार, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। जो तुम आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी, तुम तो बच्चों की सी बातें करते हो, मैं उन्हें भला कैसे कहती? सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवाकर बाबूजी पर तो बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में। और मेरा जी? तुम्हारा जी? तुम तो कहीं भी लगा सकते हो, इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मुदाफियत की सारी कुव्वतें खत्म हो गईं। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे? हाँ, इंदु बोली, एक दिन मैं जागी तो देखा सिराने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये हो नहीं सकता। अपनी कसम? अपनी कसम नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं खाती नहीं, कोई कुछ भी दे।
हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स? इंदु ने पूछा, वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम! इंदु ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? तो बाबूजी को नहीं आई तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम जैसी हो तो? तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा, इसलिए तुम्हारे कारोबार भी गंदे बिरोजे के हैं। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे और अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या ये भी वही निगोड़ा था जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे? फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहां बुला लो, उनका वहां जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में मां की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन पर ही किया था। उसे अच्छी तरह से याद था, मां के बीमार रहने के बाइस जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखें मूंद कर वो प्रार्थना करना शुरू कर देते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो नहीं चाहता कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खास तौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु को सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आजादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ खत आया, मेरे प्यारे मदन। इस तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे, तुम्हारी माँ के दिन, जब हमारी नई शादी हुई थी तो वो भी ऐसी ही अल्हड़ थी। ऐसे में उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते। वही संदल का संदूक, वही 20वीं खलजन। मैं वहीं बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहां संदल का संदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आध और सतर धुल गई थी। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक हौल सा उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींच ली और आंखें फैलाती शर्म से पानी पानी होती हुई बोली, मैं मर गई, बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या कहते हैं, दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ मगर, इंदु बोली, अभी दिन ही क्या हुए हैं? और फिर उसने एक तेज सी नजर अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया था, और जैसे बाबूजी या कोई और उसे देख रहा हो। उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और फिर कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारी ससुराल से शीरनी आएगी। मेरी ससुराल? ओ हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है, अभी 6-8 महीने शादी के हुए हैं और चला आ रहा है। उसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन की टांगें अब तक कांप रही थी, उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से। चला आया है या तुम लाए हो? तुम, सब कसूर तुम्हारा है, कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मजे ले लेते जिंदगी के। क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? इंदु ने सदमा ज़दा लहजे में कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना। पूछो उनसे जिनके नहीं होता, फिर वो क्या कुछ करते हैं। पीरों फकीरों के पास जाते हैं, समाधियों मजारों पर चोटियां बांधते हैं, शर्मो हया तज कर दरियाओं के किनारे नंगे होकर सरकंडे काटते हैं, शमशानों में मसान जगाई जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मदन बोला, तुमने बखान ही शुरू कर दिया, औलाद के लिए तो पूरी उम्र पड़ी थी। होगा तो, इंदु ने सरजनिश की अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी न लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा, तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर इसके दादा को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजील कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया। वो सोचती थी कि पेट में इस नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा, एक लफ्ज भी उसके मुंह से न निकला।
इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलौटन के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूं सब पीछे होगा, पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, मुझे बचपन से वहम है इस बात का। मदन भी जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज जो हामिला हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ न होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी तुझे छीन कर लाऊंगा। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सार्टर आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया, इंदु रोने लगी। सार्टर के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी। लेकिन आखिरी नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन को एहसास जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजयादशमी से एक रात पहले मदन इस्तिराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से रोने की आवाज आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का? मदन ने कहा और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, बीबी कैसी हैं? बेगम बोली, खैर महर है, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज्यादा खुश हो जाए तो उसकी आंवल नहीं गिरती ना। ओ, मदन ने बेवकूफों की तरह आंखें झपकते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएक ही दरवाजा भेड़कर अंदर लपक गईं। या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था, जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरो दीवार लरजने लगते हैं, गोया डर रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थीं। जच्चगी के लिए चकली भाभी तो न आई थी क्योंकि उसका अपना बच्चा बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी जरूर पहुंची थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम राम की रट लगा दी थी और अब वही रट मद्दिम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कदर फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाजा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया नजर आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, फूफी, इंदु ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फूफी ने 3-4 बार कहा और फिर अपना लरसता हुआ हाथ मदन के सिर पर रखकर नीचे किया, चूमा और बाहर लपक गईं। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक करके सबके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औंधी, उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही हैं। मदन हैरान हुआ कि फूफी तो कई जच्चगियों से गुजर चुकी हैं, फिर क्यों उसकी रूह कांप उठी है। फिर उधर के कमरे से हरे मल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सर चकरा गया। जब ही बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था, जिसमें से कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए थे। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ हैं। आंखें खुली हुई थीं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में इंदु की एक मरगिल्ली सी आवाज आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर आंवल को दबा दिया। कुत्तों को अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदु, ननद और जसोदा और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोह लेने के अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम ही पर गया है। होगा, मदन ने एक उचटती हुई नजर बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूं शुक्र है भगवान का कि तुम बच गईं। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो, मदन ने एकदम इंदु की बात को काटते हुए कहा।
یہاں تو جو کچھ ہوا ہے میں تو اب تمہارے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا. اور مدن نے زبان دانتوں تلے دبا لی. توبہ کرو, اندو بولی. مدن نے اسی دم کان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیے اور اندو نحیف آواز میں ہنسنے لگی. بچہ ہونے کے کئی روز تک اندو کی ناف ٹھکانے پر نہ آئی. وہ گھوم گھوم کر اس بچے کی تلاش کر رہی تھی جو اب اس سے پرے باہر کی دنیا میں جا کر اپنی اصلی ماں کو بھول گیا تھا. اب سب کچھ ٹھیک تھا اور اندو شانتی سے اس دنیا کو تک رہی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ اس نے مدن ہی کے نہیں دنیا بھر کے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور دیوی بن کر دیا اور کرونا کے پرساد بانٹ رہی ہے. مدن نے اندو کے منہ کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا, اس سارے خون خرابے کے بعد کچھ دبلی ہو کر اندو اور بھی اچھی لگنے لگی ہے. جبھی ایکا ایک اندو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں پر رکھ لیے. کیا ہوا؟ مدن نے پوچھا. کچھ نہیں. اندو تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کر کے بولی. اسے بھوک لگی ہے. اور اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا. اسے بھوک؟ مدن نے پہلے بچے کی طرف اور پھر اندو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ دیکھتے نہیں. اندو نیچے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بولی. سب کچھ گیلا ہو گیا ہے. مدن نے غور سے ڈھیلے ڈھالے گلے کی طرف دیکھا. جھر جھر دودھ بہ رہا تھا اور ایک خاص قسم کی بو آ رہی تھی. پھر اندو نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا, اسے مجھے دے دو. مدن نے ہاتھ پنگوڑے کی طرف بڑھایا اور اسی دم کھینچ لیا. پھر کچھ ہمت سے کام لیتے ہوئے اس نے بچے کو یوں اٹھایا جیسے وہ کوئی مرا ہوا چوہا ہو. آخر اس نے بچے کو اندو کی گود میں دے دیا. اندو مدن کی اور دیکھتے ہوئے بولی, تم جاؤ باہر. کیوں؟ میں کیوں باہر جاؤں؟ مدن نے پوچھا. جاؤ نا. اندو نے کچھ مچلتے اور کچھ شرماتے ہوئے کہا. تمہارے سامنے میں دودھ نہیں پلا سکوں گی. ارے, مدن حیرت سے بولا, میرے سامنے نہیں پلا سکو گی؟ اور پھر نا سمجھی کے انداز میں سر کو جھٹکا دے کر باہر کی طرف چلا. دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے مڑتے ہوئے اندو پر ایک نگاہ ڈالی. اتنی خوبصورت اندو آج تک نہیں لگی تھی. بابو دھنی رام چھٹی پر گھر لوٹے تو وہ پہلے سے آدھے دکھائی پڑتے تھے. جب اندو نے پوتا ان کی گود میں دیا تو وہ کھل اٹھے. ان کے پیٹ کے اندر کوئی پھوڑا نکل آیا تھا جو 24 گھنٹے انہیں سولی پر لٹکائے رکھتا. اگر منا روتا تو بابو جی کی اس سے 10 گنا بری حالت ہوتی. کئی علاج کرائے. بابو جی کے آخری علاج میں ڈاکٹر نے ادھنی کے برابر 15-20 گولیاں روز کھانے کو دیں. پہلے ہی دن انہیں اتنا پسینہ آ گیا کہ دن میں 3-3 4-4 بار کپڑے بدلنے پڑے. ہر بار مدن کپڑے اتار کر بالٹی میں نچوڑتا. صرف پسینے ہی سے بالٹی 1/4 ہو گئی تھی. رات انہیں متلی سی محسوس ہوئی تو انہوں نے پکارا, بہو ذرا داتون تو دینا, ذائقہ بہت خراب ہو رہا ہے. بہو بھاگی ہوئی آئی اور داتون لے آئی. بابو جی اٹھ کر داتون چبا ہی رہے تھے کہ ایک ابکائی سی آئی اور ساتھ ہی خون کا پرنالہ لے آئی. بیٹے نے واپس سرانے کی طرف لٹایا تو ان کی پتلیاں پھر چکی تھیں اور کوئی ہی دم میں وہ اوپر آسمان کے گلزار میں پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے اپنا پھول پہچان لیا تھا. مننے کو پیدا ہوئے کل 20-25 روز ہوئے تھے. اندو نے منہ نوچ کر سر اور چھاتی پیٹ پیٹ کر خود کو نیلا کر لیا. مدن کے سامنے وہی منظر تھا جو اس نے تصور میں اپنے مرنے پر دیکھا تھا. فرق صرف اتنا ہی تھا کہ اندو نے چوڑیاں توڑنے کی بجائے اتار کر رکھ دی تھیں. سر پر راکھ نہیں ڈالی تھی, لیکن زمین پر سے مٹی لگ جانے اور بالوں کے بکھر جانے سے اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا تھا. لوگوں, میں لٹ گئی کی جگہ اس نے ایک دلدوز آواز میں چلانا شروع کیا, لوگوں ہم لٹ گئے. گھر بار کا کتنا بوجھ مدن پر آ پڑا تھا. ابھی مدن کو اس کا پوری طرح اندازہ نہ تھا. صبح ہونے تک اس کا دل لپک کر منہ میں آ گیا. وہ شاید بچ نہ پاتا اگر وہ گھر کے باہر بدرو کے کنارے سیل چڑھی مٹی پر اوندھا لیٹ کر اپنے دل کو ٹھکانے پر نہ لاتا. دھرتی ماں نے چھاتی سے لگا کر اپنے بچے کو بچا لیا. چھوٹے بچے کندن, دلاری, منی, پاشی یوں چلا رہے تھے جیسے گھونسلے پر شکرے کے حملے پر چڑیا کے بونٹ چونچیں اٹھا اٹھا کر چیں چیں کرتے ہیں. انہیں اگر کوئی پروں کے اندر سمیٹتا ہے تو اندو. نالی کے کنارے پڑے پڑے مدن نے سوچا کہ اب تو یہ دنیا میرے لیے ختم ہو گئی. کیا میں جی سکوں گا؟ زندگی میں کبھی ہنس سکوں گا؟ وہ اٹھا اور اٹھ کر گھر کے اندر چلا آیا. سیڑھیوں کے نیچے غسل خانہ تھا جس میں گھس کر اندر سے کواڑ بند کر کے مدن نے ایک بار پھر اس سوال کو دہرایا, میں کبھی ہنس بھی سکوں گا؟ اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا, حالانکہ اس کے باپ کی لاش ابھی پاس ہی بیٹھک میں پڑی تھی.
باپ کو आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। तिस पर भी वो रो नहीं रहा था। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सन्न से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल क्रिया की लाठी मारनी पड़ती है। औरतें बाहर ही से श्मशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थीं। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर में लौट आने पर फिर से हॉल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात को अगर इंदु अपना आप यूं उस पर निसार न करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजक की आग में धकेल कर वो खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ये ख्याल आता कि अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गया होता या इंदु को न बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी न चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जुही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से लगाए इंदु मैके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता, जो कभी मानी जाती तो कभी नहीं भी। मैके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज आ रही है, उसे कोई मारता तो नहीं। मदन को बड़ी हैरत हुई कि एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती हैं। फिर उसने अपने आप से पूछा कि क्या ये भी कोई रटा रटाया हुआ फिक्रा है। साल गुजर गए। पैसे कभी इतने न आए कि उनमें से कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखिला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटकाकर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो? मदन उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी न हूं, कुंदन का बीए का दाखिला देना है। मुन्नी। इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे वो किसी को भी, मदन समेत किसी को भी हाथ लगाने की इजाजत न देती थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो उसे भी छाती पर डालकर ले जाना। और इंदु कहती, हाँ हाँ ले जाऊंगी। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकालकर सामने रख देती। ये कहां से आ गए? कहीं से भी। तुम्हें आम खाने से मतलब है कि? फिर भी तुम जाओ अपना काम चलाओ। और जब मदन ज्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है ना। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को ये मजाक अच्छा न लगता। फिर इंदु कहती, मैं पूरी लुटेरा हूं, तुम नहीं जानते। सखी और लुटेरा, जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दे देता है। उसी तरह मुन्नी की शादी हुई, जिस पर ऐसी ही लूट के जेवर बिके, कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कुंदन भी ब्याया गया। इन शादियों में इंदु ही हथ भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर न आते। फिर ऐसा हुआ कि ऊपर माँ और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा कि तुम तो बहू के हाथ की पकी खाकर आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबों जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु, महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दे दिया और यूं माँ मातलोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी न थी, जब कोई उसूल की बात होती तो ननंद देवर क्या खुद मदन से भी लड़ पड़ती। मदन रास्तबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरीश चंद्र की बेटी कहा करता था। चूंकि इंदु की बातों में उलझाव होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुनबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीची रहती थीं। झगड़ा कितना भी आगे बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी जम्म में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए इंदु की ही शरण में आते और उसी से क्षमा मांगते। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। उसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हैं। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ
اور جے پی چاچا کی معرفت جائیداد تقسیم ہوئی، جس میں ماں باپ کو جائیداد تو ایک طرف، اندو کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں بھی تقسیم کی زد میں آ گئی اور اندو کلیجہ مسوس کر رہ گئی۔ جہاں سب کچھ ہو جانے کے بعد اور الگ ہو کر بھی کندن اور رانی ٹھیک سے بس نہیں سکے تھے، وہاں اندو کا نیا گھر دنوں دن میں ہی جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ بچی کی پیدائش کے بعد اندو کی صحت وہ نہ رہی۔ بچی ہر وقت اندو کی چھاتیوں سے چمٹی رہتی۔ جہاں سبھی گوشت کے اس لوتھڑے پر تھو تھو کرتے تھے، وہاں ایک اندو ہی تھی جو اسے کلیجے سے لگائے پھرتی، لیکن کبھی کبھی خود پریشان ہو اٹھتی اور بچی کو سامنے جھلنگے میں پھینکتے ہوئے کہہ اٹھتی، تو مجھے بھی جینے دے گی ماں؟ اور بچی چلا چلا کر رونے لگتی۔ مدن اندو سے کٹنے لگا۔ شادی سے لے کر اس وقت تک اسے وہ عورت نہ ملی تھی جس کا وہ متلاشی تھا۔ گندا بروزہ بکنے لگا اور مدن نے بہت سا روپیہ اندو سے بالا بالا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ بابو جی کے چلے جانے کے بعد کوئی پوچھنے والا بھی تو نہیں تھا، پوری آزادی تھی۔ گویا پڑوسی سپتے کی بھینس پھر مدن کے منہ کے پاس پھونکارنے لگی، بلکہ بار بار پھونکارنے لگی۔ شادی کی رات والی بھینس تو بک چکی تھی، لیکن اس کا مالک زندہ تھا۔ مدن اس کے ساتھ ایسی جگہوں پر جانے لگا جہاں روشنی اور سائے عجیب بے قاعدہ سی شکلیں بناتے ہیں۔ نکڑ پر بھی کبھی اندھیرے میں تکون بنتی ہے اور اوپر کھٹ سے روشنی کی ایک چوکور لہر آ کر اسے کاٹ دیتی ہے۔ کوئی تصویر پوری نہیں بنتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بغل سے ایک پاجامہ نکلا اور آسمان کی طرف اڑ گیا، یا کسی کوٹ نے دیکھنے والے کا منہ پوری طرح ڈھانپ لیا اور کوئی سانس کے لیے تڑپنے لگا۔ جب ہی روشنی کی ایک چوکور لہر ایک چوکھٹا بن کر آئی، اس میں ایک صورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والے نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ آر پار چلا گیا، جیسے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پیچھے کوئی کتا رونے لگا، اوپر تبل نے اس کی آواز ڈبو دی۔ مدن کو اس کے تصور کے خد و خال ملے، لیکن ہر جگہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آرٹسٹ سے ایک خط غلط لگ گیا، یا ہنسی کی آواز ضرورت سے زیادہ بلند تھی اور مدن داغ سنائی اور متوازن ہنسی کی تلاش میں کھو گیا۔ سپتے نے اس وقت اپنی بیوی سے بات کی جب اس کی بیگم نے مدن کو مثالی شوہر کی حیثیت سے سپتے کے سامنے پیش کیا۔ پیش ہی نہیں کیا بلکہ منہ پہ مارا۔ اس کو اٹھا کر سپتے نے بیگم کے منہ پر دے مارا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی خنین تربوز کا گودا ہے، جس کے رگو ریشے بیگم کی ناک، اس کی آنکھوں اور کانوں پر لگے ہیں۔ کروڑ کروڑ گالی بکتی ہوئی بیگم نے حافظے کی ٹوکری میں سے گودا اور بیج اٹھائے اور اندو کے صاف ستھرے صحن میں بکھیر دیے۔ ایک اندو کے بجائے دو اندو ہو گئی۔ ایک تو اندو خود تھی اور دوسری ایک کانپتا ہوا خط جو اندو کے پورے جسم کو احاطہ کیے ہوئے تھا اور جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مدن کہیں بھی جاتا تھا تو گھر سے ہو کر نہا دھو، اچھے کپڑے پہن، مگئی کی ایک گلوری جس میں خوشبودار کیوام لگا ہو منہ میں رکھ کر۔ لیکن اس دن مدن جب گھر آیا تو اندو کی شکل ہی دوسری تھی۔ اس نے چہرے پر پاؤڈر تھوپ رکھا تھا اور گالوں پر روز لگا رکھی تھی۔ لپسٹک نہ ہونے پر ہونٹ ماتھے کی بندی سے رنگ لیے تھے اور بال کچھ اس طریقے سے بنائے تھے کہ مدن کی نظریں اس میں الجھ کر رہ گئیں۔ کیا بات ہے آج؟ مدن نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اندو نے مدن سے نظریں بچاتے ہوئے کہا، آج فرصت ملی ہے۔ شادی کے 15-20 برس گزر جانے کے بعد اندو کو آج فرصت ملی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب چہرے پر جھائیاں آ چلی تھی، ناک پر ایک سیاہ کاٹھی بن گئی تھی اور بلاؤز کے نیچے ننگے پیٹ کے پاس کمر پر چربی کی 2 تہیں سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ آج اندو نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ ان عیوب میں سے ایک بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ وہ یوں بنی ٹھنی، کسی کسائی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مدن نے سوچا اور اسے ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے پھر ایک بار مڑ کر اندو کی طرف دیکھا جیسے گھوڑوں کے ویاپاری کسی نامی گھوڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں گھوڑی بھی تھی اور لال لگام بھی۔ یہاں جو غلط خط لگے تھے شرابی آنکھوں کو نہ دکھ سکے۔ اندو سچ مچ خوبصورت تھی۔ آج بھی 15 سال کے بعد پھولاں، رشیدہ، مسز رابرٹ اور ان کی بہنیں اس کے سامنے پانی بھرتی تھیں۔ پھر مدن کو رحم آنے لگا اور پھر ایک ڈر۔ آسمان پر کوئی خاص بادل بھی نہ تھے، لیکن پانی پڑنا شروع ہو گیا۔ ادھر گھر کی گنگا تگیانی پر تھی اور اس کا پانی کناروں سے نکل نکل کر پوری اترائی اور اس کے آس پاس بسنے والے گاؤں اور قصبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی رفتار سے اگر پانی بہتا رہا تو اس میں کیلاش پروت بھی ڈوب جائے گا۔ ادھر بچی رونے لگی۔
ایسا رونا جو وہ آج تک نہ روئی تھی۔ مدن نے اس کی آواز سن کر آنکھیں بند کر لیں، کھولی تو وہ سامنے کھڑی تھی، جوان عورت بن کر۔ نہیں نہیں، وہ اندو تھی، اپنی ماں کی بیٹی، اپنی بیٹی کی ماں، جو اپنی آنکھوں کے دمبالے سے مسکرائی اور ہونٹوں کے کونے سے دیکھنے لگی۔ اسی کمرے میں جہاں ایک دن ہرمل کی دھونی نے مدن کو چکرا دیا تھا، آج اس کی خوشبو نے بوکھلا دیا۔ ہلکی بارش تیز بارش سے خطرناک ہوتی ہے، اس لیے باہر کا پانی اوپر کسی کڑی سے رستا ہوا اندو اور مدن کے بیچ ٹپکنے لگا، لیکن مدن تو شرابی ہو رہا تھا۔ اس نشے میں اس کی آنکھیں سمٹنے لگی اور تنفس تیز ہو کر انسان کا تنفس نہ رہا۔ اندو، مدن نے کہا اور اس کی آواز دو سر نیچے تھی۔ پھر آج چاندنی کے بجائے اماوس کی رات تھی۔ اس کے پہلے کہ مدن اندو کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اندو خود ہی مدن سے لپٹ گئی۔ پھر مدن نے ہاتھ سے اندو کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور دیکھنے لگا۔ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ اندو نے ایک نظر مدن کے سیاہ ہوتے چہرے پر پھینکی اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ کیا؟ مدن نے چونکتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں تو سوجی ہوئی ہیں۔ یوں ہی، اندو نے کہا اور بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، رات بھر جگایا ہے اس چڑیل میاں نے۔ بچی اب تک خاموش ہو چکی تھی، گویا وہ دم سادھے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ واقعی آسمان سے پانی پڑنا بند ہو گیا تھا۔ مدن نے پھر غور سے اندو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں؟ اندو نے جواب دیا، آج کی رات میری ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے وہ مدن سے چپٹ گئی۔ ایک تلذذ کے احساس سے مدن نے کہا، آج برسوں کے بعد میرے من کی مراد پوری ہوئی اندو، میں نے ہمیشہ چاہا تھا لیکن تم نے کہا نہیں۔ اندو بولی، یاد ہے شادی والی رات میں نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ ہاں، مدن بولا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ تم نے کچھ نہیں مانگا مجھ سے؟ میں نے؟ مدن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں کیا مانگتا؟ میں تو جو کچھ مانگ سکتا تھا وہ سب کچھ تم نے بنا مانگے ہی دے دیا۔ میرے عزیزوں سے پیار، ان کی تعلیم، بیاہ، شادیاں، یہ پیارے پیارے بچے، یہ سب کچھ تمہی نے تو دیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی، اندو بولی، لیکن اب جا کر پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ پھر اندو نے رک کر کہا، میں نے بھی ایک چیز رکھ لی۔ کیا چیز رکھ لی؟ اندو کچھ دیر چپ رہی، پھر اپنا منہ پرے کرتی ہوئی بولی، اپنی لاج، اپنی خوشی۔ اس وقت تم بھی یہ کہہ دیتے کہ اپنے سکھ مجھے دے دو تو میں… اور اندو کا گلا روندھ گیا اور کچھ دیر بعد وہ بولی، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مدن کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ زمین میں گڑ گیا۔ یہ ان پڑھ عورت، کوئی رٹا ہوا فکرہ نہیں تو، یہ تو ابھی ہی زندگی کی بھٹی سے نکلا ہے، ابھی تو اس پر برابر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں اور آتشی برادہ چاروں طرف اڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مدن کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ بولا، میں سمجھ گیا اندو۔ پھر روتے ہوئے مدن اور اندو ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اندو نے مدن کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایسی دنیاؤں میں لے گئی جہاں انسان مر کر ہی پہنچ سکتا ہے۔